मैं राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का सभी का आभार प्रकट करता हूं। लेट्स स्टार्ट। देखो, हम जो वापस से टेस्ट के बारे में बात करें, यदि अभी भी किसी ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो हाउ टू ज्वाइन फ्री टेस्ट सीरीज वाला वीडियो देखें और उस वीडियो के माध्यम से आप लोग इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। जो नेक्स्ट अपना टेस्ट रखा गया है वो 5 तारीख को अपन ने रखा है। उसके अंतर्गत देखो, सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें दी हुई है उस पर जल्दी से हम चर्चा कर लेते हैं। एक तो चीज़ अपने ये पहले हो चुकी थी, तो आपको अब 1 सेकेंड एक तो ये चीज़ देखनी है, राजस्थान का प्रारंभिक काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म और संस्कृति के बारे में देखना है। इस चीज़ का जो मैटर है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाला हुआ है। नेक्स्ट चीज आपको जो नेक्स्ट टेस्ट के अंतर्गत होने वाली है उसके अंतर्गत मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक तथा राजस्व व्यवस्था, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि अपन प्रमुख राजवंशों को ले सकते थे, परंतु ये सबसे पहले आपको वहाँ की जो व्यवस्था क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था कैसे, उनकी राजस्व व्यवस्था कैसे वो टैक्स कलेक्शन करते थे, कैसे वो प्रशासन को, कौन राजा था, राजा के नीचे किस प्रकार के लोग रहते थे, तो ये चीज अपन सबसे पहले इसको समझेंगे। उसके बाद में फिर अपन एक एक राजा और वंशों के बारे में देखते हुए चलेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अपन धीरे धीरे इसकी स्पीड और भी अपने टेस्टों की स्पीड को भी बढ़ा लेंगे। हाँ, नेक्स्ट आप देखिए, इसके अंतर्गत कहाँ चले गए अपन, हाँ, ये तो इसके अंतर्गत आ जाएगा। उसके अलावा ये अपन दे चुके थे एक बार, जो अपन पीछे की क्लास का उसका रिपीट रिवीजन भी करके चल रहे हैं। संवैधानिक संशोधन आपको देखना है। इसके अलावा उद्देशिका और मूल अधिकारों को भी देखना है। नेक्स्ट जो अपने समसामयिक घटनाक्रम है, समसामयिक की घटनाक्रम के अंतर्गत इसको तो आपको कुछ देखना नहीं है। आपको अगस्त की जो संपूर्ण क्रोनोलॉजी है, इसी महीने के अंतर्गत अपन सितंबर और जो अक्टूबर है, जो अपना बैकलॉग है, उस बैकलॉग को भी अपन को क्लियर करते हुए चलना है। तो इस बार आपको संपूर्ण अगस्त की अपने 5 तारीख को जो टेस्ट होगा, नेक्स्ट अपन फिर सितंबर और अक्टूबर, अब उसके बाद में फिर नेक्स्ट अपन जैसे जैसे क्रोनोलॉजी आएगी उसी के अकॉर्डिंग अपन अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो इसी मेथड से आपको काम करना है। नेक्स्ट देखिए, इसके अंतर्गत अपन ने अध्याय 2 देख लिया, 3 देख लिया और अध्याय अपन ने 4 देख लिया। अब जो नेक्स्ट अध्याय अपन देख रहे हैं वो नगर पालिका के वित्त और नगर पालिका की निधि के द्वारा निधि के अंतर्गत देख रहे हैं। जो नगर पालिका का वित्त फाइनेंस क्या है और नगर पालिका का फंड क्या है, इसके अंतर्गत जो 76 से लेकर के, इसके अंतर्गत जो नगर पालिका ये 76 से लेकर के 89 तक आपके जो सेक्शंस दिए हुए हैं, उन सेक्शंस को आपको देखना है। नेक्स्ट जो नगर पालिका का वित्त, उसके बाद में नगर पालिका का जो राजस्व है, नगर पालिका का राजस्व है, बीच के अंतर्गत आपका एक पोर्शन छोड़ा हुआ है। ये मैं बार बार सिलेबस से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको सिलेबस के पॉइंट टू द पॉइंट याद होने चाहिए। सिलेबस जब तक याद नहीं होगा, अपनी तैयारी के अंतर्गत ये कहीं कहीं कमी रह रही है। आप सिलेबस आपके आगे चिपका लीजिए, 4 से 5 कॉपी के अंतर्गत रखिए और ज्यादा से ज्यादा इस सिलेबस को बार बार इन चीजों को देखोगे, तब आप अपने आप इस सिलेबस आपके बिल्कुल लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट चीज इसके अंतर्गत देखिए, अपन ने नगर पालिका की आवास योजना देख ली, इंदिरा गांधी देख ली, और इसके अलावा जो हृदय योजना है, हृदय योजना है, इसको अपन ने देख लिया। नेक्स्ट जो अपन इस बार ले रहे हैं वो इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना को ले रहे हैं और अमृत मिशन को अपन ले रहे हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि पूरा कंसाइज हो गया, अपने सिलेबस अपना कंप्लीट होता रहेगा। ये अपने वैसे टेलीग्राम चैनल पर भी ये चीजें डाली हुई है, कौन कौन सी चीजें इस आपके शेड्यूल जो 4th शेड्यूल के अंतर्गत क्या क्या दिया हुआ है, हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज से आप इसके अंतर्गत जुड़ सकते हैं यदि नए हैं तो। और जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप लोग टेस्ट दें, टेस्ट ही आपकी सफलता को आपको दिलाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके अंतर्गत ये अपन ने सारी बातें की है। उद्देश्य का मूल अधिकार है, अगस्त माह वाला हो गया। अब इसके अध्याय 5 के अंतर्गत जो 76 से लेकर के, इसके अंतर्गत देखो 89 है ना, ये 89 है ना, इसके अंतर्गत भी एक संशोधन भी और हो रखा है, उसको भी अपन को देखना है। फिर नेक्स्ट जो अध्याय 7 है, अध्याय आपके 7 दिया हुआ, उसके अंतर्गत वैसे तो 1 से लेकर के 140 तक है, पर आपको 100 लेकर 105 तक ही इसके अंतर्गत अपन आगे पढ़ेंगे। तो अमृत मिशन और इंदिरा गांधी के बारे में आगे दिया हुआ है।
नेक्स्ट देखो, ये जो फर्स्ट दिन क्लास थी उसी की चीज को बता रहा हूं। सबसे फर्स्ट आपको ये चीज याद होनी चाहिए, आपको मेन जो थीम है उसको याद करोगे, फिर अपन आगे से आगे क्रमबद्ध चलते हैं। तो नगरपालिका गठन और शासन धारा 3 से 50 है। कार्य संचालन और वार्ड समिति 51 से 66 तक है। नगरपालिका की संपत्ति 67 से लेकर के 75 तक है। फिर जो नगरपालिका की वित्त और नगरपालिका की निधि फाइनेंस और जो फंड है वो 76 से लेकर के 88 तक दिया हुआ है। 1 से सेकेंड 88 तक दिया हुआ है, ठीक ना। ये यहां पे भी अपन ने इसको 89 कर दिया था, है ना। 1 से सेकेंड, 1 सेकेंड ना। देखो जो अपने 4th नंबर जो चैप्टर है 5 नंबर जो चैप्टर है 77 से, ये अपने बिल्कुल यहाँ अपन ने यहाँ पे भी अपन ने इसको रॉन्ग लिखा था। ये 90 है और ये अपने 89 है। ये 90 और ये 89 है। ये 90 से लेकर के 100, फिर 101 से लेकर के 140 तक। अब बिल्कुल राइट है। इस चीज को आपको करेक्शन कर लेना है ना। इसको अपन कहीं न कहीं रिमूव हो गए थे, भूल गए थे। चलो लेट्स स्टार्ट। तो इसके बाद में फिर आपका नगरपालिका जो राजस्व है वो 101 से 140 है उधार, ये पढ़ना नहीं है आपको। फिर उसके बाद में सिर्फ अभियोजनवाद और नियंत्रण ही देखने हैं, ये सारे के सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि आप जो इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो पूरा समर्पित भाव से करिए, पूरा समर्पित भाव से आप इसके अंतर्गत अपना 100% फोकस कर दीजिए। 100% फोकस नहीं करोगे तो कहीं न कहीं अपने चीज की कमी है वो कमी रह जाती है। और एक बार आज अपना आप पूरा टाइम ट्रैकिंग करना, पूरे दिन के अंतर्गत किस प्रकार से आप अपने समय का जो उपयोग कर रहे हो, हर 30 मिनट्स के बाद में आपको आपकी डायरी के अंतर्गत ये चीजों को टाइम ट्रैकिंग करके नोट करनी है। कितना आपका उसके फिर बाद में उसको येलो लाइट करनी है, येलो करके ये देखना है कि कितना समय अपन वेस्ट कर रहे हैं। तो उस वेस्टेज समय को अपन को कम से कम करना है, धीरे धीरे इसको पूर्णतः समाप्त करना है। चलो लेट्स स्टार्ट। देखो जो अपने दिया हुआ है, हाँ, नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि के बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना। नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि के बारे में दिया हुआ है। अब जो नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि है ये अपने अध्याय 5 के अंतर्गत दी हुई है। सबसे पहली बात अपन को यही चीज पता होनी चाहिए, अध्याय 5 के अंतर्गत दी हुई है। और ये धारा कहां से दी है, ये धारा 76 से लेकर के 89 के अंतर्गत ये चीजें दी हुई है। देखो इसको इंग्लिश के अंतर्गत क्या कहते हैं, तो म्युनिसिपल फाइनेंस एंड म्युनिसिपल फंड, म्युनिसिपल फाइनेंस और म्युनिसिपल फंड। पहले तो इसका जो फाइनेंस वित्त क्या है और जो खुद नगरपालिका ही रखती है उसको नगरपालिका अपने फंड कहा जाता है, नगरपालिका का फंड अपन ने कह दिया है। अब देखो इसके अंतर्गत सबसे पहले अपन बात करेंगे नगरपालिका वित्त के बारे में, और नगरपालिका वित्त और फिर नगरपालिका निधियों के बारे में इसके अंतर्गत चीजें दी हुई है। ये सीधा से यहाँ सिलेबस से भी पता चलता है। अब बात आती है जो 76 धारा है वो किससे संबंधित है, राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। अब बात आती है कि राज्य वित्त आयोग क्या है, राज्य वित्त आयोग क्या है। सबसे पहले तो अपने केंद्र के अंतर्गत वित्त आयोग बने और अब अपने क्या बन रहे हैं, राज्य के अंतर्गत भी वित्त आयोग के बन रहे हैं। देखो इसको समझने से पहले मैं आपको बात कहूंगा, ये अपने सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये केंद्र सरकार है। अब ये केंद्र सरकार के भी जितने भी कार्य हैं, जो काम है वित्त से संबंधित काम है, कौन उनको जो नियमन और नियंत्रण करेगा, इसके लिए इन्होंने क्या किया है, अनुच्छेद जो 280 है, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत क्या किया है, एक वित्त आयोग का गठन किया गया है। अब ये वित्त आयोग वहां केंद्र का तो कर रहा है, इसके अलावा जो राज्यों के को भी तो कोई न कोई देखने वाला होगा। अब अपने जो पंचायती राज और जो नगरपालिकाएं आई, पंचायती राज और नगरपालिकाएं जो 1973 क्या 73वें संविधान संशोधन के तहत और 74वें संविधान संशोधन के तहत नगरपालिकाओं को सम्मिलित किया गया। अब इस नगरपालिकाओं को सम्मिलित तो कर लिया, इसके तहत ही यहां पर इन्होंने राज्य के अंतर्गत भी क्या कर दिया, राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया, राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। और राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया एक तो नगरपालिकाओं के अंतर्गत और एक अपने पंचायती राज, दोनों का चीजों का इनके बारे में ये नियंत्रण रखना, जो इसको किस प्रकार से धन का वितरण किया जाए उसकी समीक्षा करना वगैरह किया जाता है।
तो ये 243I के अंतर्गत तो दिया हुआ है पंचायती राज संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है। और जो 243Y है, ये भी आपको ध्यान रखना है, 243Y के अंतर्गत क्या किया गया है, जो नगर पालिका है उनके अंतर्गत जो वित्त आयोग है वो उनको देखने का कार्य कर रहा है। अब बात आती है राज्य में कितने वित्त आयोग गठित हो चुके हैं। तो राज्य के अंतर्गत अभी आप देखोगे तो 6 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं। अभी जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, ये चीजें देखो बेसिक चीजें हैं, अपने करंट से भी आएगी और आपको जो पॉलिटी है वहां से भी ध्यान रखना पड़ेगा। अभी इसके जो वर्तमान के अंतर्गत अध्यक्ष हैं वो है प्रद्युम्न सिंह जी है, और इसके 2 सदस्य आए हुए हैं, 2 सदस्य हैं। एक तो अपने जो अपने जयपुर के अंतर्गत सांगानेर के एमएलए रहे थे, एमएलए हैं अशोक लाहोटी जी, अशोक लाहोटी जी। और दूसरा इसके अपने सदस्य हैं लक्ष्मण सिंह रावत। कौन है? लक्ष्मण सिंह रावत, लक्ष्मण सिंह रावत हैं जो इसके सदस्य हैं, ठीक ना। ये 1993 के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का ये कर दिया। ये अपन को और इनकी चीजों का भी पता होना चाहिए। अपने यहाँ पर जो केंद्र सरकार के अंतर्गत है वो 15वां-16वां है, जो एन के सिंह 15वां वित्त आयोग है, जहां पर एन के सिंह इसके अध्यक्ष है। अभी आप राज्य वित्त आयोग के बारे में देख रहे हैं तो आपको राज्य वित्त आयोग के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। हमने देखो इसके अंतर्गत जो सारी इंग्लिश के अंतर्गत भी वैसे शब्द लिख दिए हैं जो आपको दिक्कत करते हो। स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग। देखो राज्य वित्त आयोग नगर पालिका की वित्तीय स्थिति का पुनर्अवलोकन करेगा। जितनी भी वित्तीय स्थिति है उसको कौन देखेगा? राज्य वित्त आयोग देखेगा। और ये इसका प्रावधान कहां पर किया गया है? 243 अपने वाई के अंतर्गत किया हुआ है। देखो राज्य द्वारा उद्ग्रणीय होता है लेविबल मतलब कि जो उनके द्वारा इकट्ठे किए जा रहे हैं, उनके द्वारा क्या किए जा रहे हैं, उनको उद्ग्रहण किया जा रहा है, उनको इकट्ठा किया जा रहा है, ठीक ना। इस प्रकार के जो अपने ऐसे कर को कहते हैं टैक्स, शुल्क, ठीक ना। उनके जो फीस है, पथकर, उनके अलावा जो अपने जो पथकर जो टोल टैक्स लिए जाते हैं, और फीसों में ऐसे शुद्ध आगमों कहते हैं नेट प्रोसेस, जो जितने भी उनके आगम हैं, जितने भी उनके टैक्सेस हैं जो कलेक्शन किए जा रहे हैं, वो क्या करेंगे? राज्य और नगर पालिकाओं के बीच में विभाजित किए जाए। ये कौन बता रहा है? ये राज्य वित्त आयोग बता रहा है। तो यहां से ये क्वेश्चन भी यहां से बन सकता है, तो इसको अपन ने 5 स्टार लगा दिया है। नेक्स्ट देखिए, उनके बीच वितरण को और उनकी सभी स्तरों के नगर पालिकाओं के बीच ऐसे आगमों को उनके भागों में आवंटन करना है। अब इसकी अपन उसके साथ में जो लास्ट के अंतर्गत इसका समराइज है वो भी अपन देखेंगे। पहले देखो पूरी वृद्ध चीजें देखो। आज आपका एग्जाम नहीं है, एग्जाम आपके 8 से 9 महीने बाद है, तो आपको अच्छे से चीजों को देखते हुए चलना है, जिससे आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। और ये अच्छे एक स्टूडेंट के भी लक्षण होते हैं कि वो हमेशा एक अच्छी और ऑथेंटिक चीज से पढ़े। उनके बीच वितरण को उनके स्तरों के नगर पालिका के बीच ऐसे आगमों को उनके भागों में आवंटन करने का काम करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ऐसे करों, शुल्कों, पथ करों और फीसों की अवधारणा, ऐसे जो ड्यूटीज हैं, जो टोल टैक्स हैं, जो फीसेज हैं, उनकी अवधारणा जो नगर पालिका के समुन्निश्चित की जा सकेगी और उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेगी। देखो इसके अंतर्गत अपन ने यहाँ पर ऐसे इस चीज को लिख भी दिया है, समुन्निश्चित करना, इंग्लिश में असाइंड और टू एप्रोप्रिएट बाय, जो विनियोजित की जा सकेगी। इसका मतलब यहाँ पर यह है, समुन्निश्चित करना का मतलब कि उनको नगर पालिकाओं को हस्तांतरण कर सकेगी और उनका नियमन भी कर सकेगी, उनको ध्यान भी उनको रख सकेगी। नेक्स्ट इसके अंतर्गत 76 में राज्य वित्त आयोग क्या कह रहा है? राज्य की संचित निधि में से नगर पालिकाओं की सहायता अनुदान को, अब जो राज्य की जो संचित निधि है, राज्य के द्वारा जो संचित निधि है, उस संचित निधि से भी ये क्या कर सकती है? उनको ग्रांट, जो अनुदान है वो देने की इसके अंतर्गत दिया हुआ है। फिर शासित करने के सिद्धांतों के बारे में, फिर नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक अध्युपाय के बारे में बताया गया। आवश्यक अध्युपाय का मतलब यहां कैसा है? जो मेजर नीडेड, मतलब कि जो उचित हो। उपाय कौन से? ये इन्होंने इतनी क्लिष्ट लिखते हैं, पता नहीं क्यों लिखते हैं, ठीक नहीं। जो उचित उपाय हो वो उचित उपाय हो। अध्युपाय का मतलब क्या है? जो वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए जो उचित उपाय उनको लगते हो नगर पालिकाओं को, उस प्रकार की सलाह देगी। नेक्स्ट है, नगर पालिकाओं की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति के हित में राज्य के वित्त आयोग को निर्दिष्ट किए गए अन्य विषय के बारे में भी बताएगी। अब देखो ये बातें हैं,
पर यदि अपन इसके अंतर्गत सीधी सी अगर 5 स्टार की बात करें तो ये यही आ रहा है। इनके बीच में क्या करेगी, इनकी वित्तीय स्थिति को देखेगी, पुनर्विलोकन करेगी और उनके बीच में बंटवारे का काम करेगी। यहां से क्वेश्चन बन सकता है भाई, राज्य वित्त आयोग का अपने जो प्रावधान है 243I और 243Y के अंतर्गत है। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रद्युमन सिंह है, अशोक लाहोटी और लक्ष्मण सिंह जी राउत इसके सदस्य हैं। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इसके अंतर्गत है ना, नेक्स्ट इसके अंतर्गत दिया हुआ है और ये किसको भेजेगी, ये राज्यपाल को सिफारिश करेगा। ये राज्य वित्त आयोग था, ये क्या था, राज्य जो स्टेट अपने फाइनेंस कमीशन SFC। ये राज्य वित्त आयोग ने क्या किया, जो नगर पालिका के अंतर्गत जो किस प्रकार से बंटवारा हो और भी इनके अंतर्गत कौन कौन से काम हो, ग्रांट हो, ये सिफारिश किसको भेजेगा, राज्यपाल के पास में इस प्रकार की सिफारिश करेगा। और राज्य वित्त आयोग द्वारा जो प्रत्येक कार्रवाई की गई, काम राज्य वित्त आयोग थोड़ी करेगा, काम तो सरकार को करना है। इनको तो अस्थायी रूप से 5 साल के लिए इनका चुनाव होता है, 5 साल बाद में अलग फाइनेंस कमीशन बन जाता है। तो राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रत्येक सिफारिश उस पर की गई कार्रवाई का स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित राज्य विधानमंडल को समक्ष रखी जाएगी। ये राज्य विधानमंडल के समक्ष रखता है और फिर राज्य विधानमंडल को अपने कितने टैक्सेज हैं, इनकी सब चीजों की जानकारी के बाद में वो उसके आगे के एक्शंस लेने का काम करता है। अब बात आती है जो 77 कहता है, 77 कहता है इंप्लीमेंटेशन और रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन। अब जो राज्य वित्त आयोग आ गया, अब राज्य वित्त आयोग आ गया तो वो क्या देगा, कुछ उसके जो सिफारिशें हैं उनको किस प्रकार से क्रियान्वयन किया जाए। अब राज्य सरकार ने क्या किया, राज्य सरकार के पास चली गई, राज्यपाल महोदय को दे दी और राज्यपाल ने बाद में क्या किया, इसको विधानमंडल के अंतर्गत भी अपन ने इस बात को रख दिया। अब विधानमंडल के बाद में अब राज्य सरकार इसके अंतर्गत क्या क्या काम करेगी, किस प्रकार से किया जाएगा। देखो बहुत छोटी छोटी सी इसके अंतर्गत सेक्शंस हैं, ज्यादा लंबे नहीं है, पर आप फटाफट पढ़ लीजिए ना। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को विचार करने के पश्चात अब राज्य सरकार क्या करेगी, इसका कैसे क्रियान्वयन करेगी, ठीक ना। तो करों, शुल्कों, करो जो टैक्सेज हैं, शुल्क जो ड्यूटीज हैं, पथकर जो टोल टैक्स हैं और फीसों में शुद्ध आगमों जो नेट जो अपन ने प्रोसेस दिया है वो नगर पालिकाओं को न्यायगमन डिवोल्यूशन का मतलब होता है, देखो हस्तांतरण, ये क्या करेगी, इसको हस्तांतरण करेगी। हस्तांतरण का मतलब होता है इसको एक से दूसरे को ये देगी, क्रियान्वयन कैसे किया जाता है वो करेगी राज्य सरकार, इनको देगी, डिवोल्यूशन करेगी। फिर और क्या करेगी, करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के नगर पालिकाओं के समनुदेशन का मतलब यहां है उनको कार्यभार सौंपेगी, उनको असाइनमेंट करेगी, उनको क्या करेगी, कार्यभार सौंपना, उनको कार्यभार क्या करेगी, सौंपना, ये काम भी करेगी। और इसके अंतर्गत क्या चीज होगी, राज्यों की संचित निधि में से नगर पालिकाओं को सहायता और अनुदान, उनको और राज्य को लगता है तो राज्य क्या कर सकता है, उसकी जो संचित निधि है उसमें से भी क्या है, अनुदान देने की मंजूरी कर सकता है। अब देखो यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, ये क्या करेगी, इसको न्यायगमन हस्तांतरण करेगी और समनुदेशन कार्यभार सौंपेगी और उनकी सहायता अनुदान करेगी। और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए अपेक्षित अन्य उपाय और भी कोई इनको उपाय लगते हैं तो वह उपाय भी इसके अंतर्गत किए जाएंगे, जो उचित उपाय लगते हैं वो इस प्रकार के किए जाएंगे। अब इसके अंतर्गत यदि कीवर्ड्स देखे जाए तो कीवर्ड्स कौन से आते हैं, जो शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं, तो शॉर्ट नोट्स में यही है, राज्य सरकार क्या करेगी, अब सीधी सी बात है, एक ही के अंतर्गत लिख दीजिए, जो शुद्ध आगम है, शुद्ध आगमों का हस्तांतरण करेगी, कार्यभार सौंपेगी और उनको अनुदान देगी और अपेक्षित सहायता करेगी। बस इतनी सी बात है, 3-4 वर्ड के अंतर्गत ही आपको काम को कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट देखिए, अभी अपन इसको जब इसका रिकॉल करेंगे, रिवीजन करेंगे, तब आप इनमें और भी चीजों को समझ जाएंगे। राज्य सरकार की वित्तीय सहायता, अब राज्य सरकार ने सबसे पहले तो वित्त आयोग का गठन कर दिया। वित्त आयोग के बाद में ये वित्त आयोग के जो सलाहें दी गई है उनका किस प्रकार से राज्य सरकार इनको इंप्लीमेंटेशन करेगी। अब इंप्लीमेंटेशन के बाद में राज्य सरकार से वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और भी किस प्रकार की वित्तीय सहायता कर सकती है, तो वो है अनुदान वगैरह। राज्य सरकार समय समय पर नगर पालिकाओं को अनुदान तथा वित्तीय सहायता, उस रीति से ऐसे अनुदान या वित्तीय सहायता का उपयोग किया जाएगा जिसके बारे में निर्देश सहित तथा उसके बिना प्रदान कर सकेगी। अगर चाहे तो सरकार कहे तो मेरे इस निर्देश के अकॉर्डिंग आपको काम करना है तो भी ठीक है, और बिना निर्देश के भी उनको यदि ग्रांट दी जाती है तो उसका उपयोग किया जा सकता है। राज्य सरकार ऐसे अनुदानों या सहायता देने के लिए एक स्कीम अधिकतित कर सकेगी, स्कीम ला सकती है। ऐसे अनुदान या सहायता जारी किए गए जाने की शर्त सम्मिलित हो सकती है। इसमें उक्त प्रयोजन के लिए नगर पालिकाओं को विभिन्न वर्गों के विभाजन का उपबंध हो सकेगा। अब देखो
और इसके अंतर्गत क्या चीज है, यहाँ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है। राज्य सरकार नगर पालिकाओं के जो वार्षिक विकास योजना सम्मिलित की गई स्कीम के संपूर्ण या भागते क्रियान्वयन के लिए अनुदान दे सकेगी। कई जो अपन ने पहले वाले चैप्टर में बात की थी, ये नगर पालिका क्या करती है, वार्षिक विकास योजना बनाती है। अब इस विकास योजना के अंतर्गत भी ये चाहती है तो इसको अनुदान और दिया जा सकता है, कुछ हेल्प की जा सकती है। ये 76 अपने 77 और 78 के अंतर्गत बातें कर ली अपन ने, ठीक ना। अब आते हैं 79। अब ये तो अपन ने नगर पालिका वित्त की बातें की, अब नगर पालिका निधि की बातें करेंगे। नगर पालिका निधि के बारे में क्या है, जैसे इन्होंने अपने राज्य वित्त आयोग था, राज्य वित्त आयोग को तो क्या हुआ, जो सेंट्रल था, सेंट्रल ने कुछ वित्त इकट्ठे किए, स्टेट फाइनेंस कमीशन को दिया, और स्टेट फाइनेंस कमीशन ने भी जो पूरे वित्त इकट्ठा करता था उसमें से कुछ तो इनको नगर पालिकाओं को दे दिया। कुछ नगर पालिका ये स्वयं है, ये भी क्या करती है कि कुछ प्रकार का टैक्स लगाने का अधिकार दिया हुआ है। ये टैक्स है जो इकट्ठा होता है और जो राज्य सरकार दे रही है, इसके लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा सा फंड बना रखा। इसी फंड को क्या कहा जाता है, नगर पालिका की निधि, म्युनिसिपल फंड कहा जाता है। और भी जो इनके अंतर्गत जो इकट्ठे कर रहे हैं वो भी फंड इसके अंतर्गत शामिल आते हैं। नेक्स्ट देखो, इसके अंतर्गत नगर पालिका निधि के नाम से एक निधि होगी जो नगर पालिका द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए न्यास से धारित किया जाएगा, जो इकट्ठा किया जाएगा। इसमें ये अपन करेंगे, इस अधिनियम के अधीन वसूल किया गया या वसूल करने योग्य समस्त धन, जो तो वसूल किया गया और जो वसूल करने योग्य है, और नगर पालिका अथवा प्राप्त समस्त धन इसमें जमा की, जितना भी धन है जो चाहे राज्य सरकार दे रही है चाहे नगर पालिका खुद टैक्स लगा करके इकट्ठा कर रही है, ये सारा सारा किस में जाता है, नगर पालिका निधि के अंतर्गत जाता है। अब नगर पालिका निधि में क्या होता है, ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार इसके निमित्त जारी करेगी। भाई राज्य सरकार कह दे कि आपको इस प्रकार से खर्चा करना है तो ठीक है, उसी प्रकार से करना होता है। और नगर पालिका की प्राप्तियां और व्यय ऐसा लेखा शीर्षों जिसमें जल निकासी। अब जो नगर पालिका की जो प्राप्ति हो रही है, अपन देखो कैश बुक भरी जाती है। कैश बुक के अंतर्गत क्या होता है, दो चीज होती है, एक तो होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। तो जो कितना तो उस प्राप्त किया गया और कितना उसके अंतर्गत आउटपुट खर्च किया गया, ये चीज है। तो ये भी इसी प्रकार से करेगी। जल निकासी, मलवैन, ठोस अपशिष्ट प्रबंध, सड़क विकास, रखरखाव, गंदी बस्ती सेवाएं, वाणिज्यिक परियोजना सम्मिलित है। अन्य लेखा शीर्षों जो विहित किए जाए साधारण लेखा शीर्ष के अंतर्गत ऐसी रीति से ऐसे प्रारूप से जो विहित किए जाए रखे जाएंगे ताकि अधिनियम के अधीन उपभोक्ता प्रभारों के अधिरोपण और किसी सहायक प्रतिवेदन की तैयारी सुकर हो सके। अब देखो कुल मिला के बात यही है, इस अधिनियम के तहत पूरा इसको काम को सही तरीके से करना है। यहां से क्वेश्चन भी ऐसा कोई विशेष क्वेश्चन नहीं बन रहा है। इस धारा के प्रयोजन के लिए वाणिज्यिक परियोजनाओं में नगर पालिका बाजार विकास परियोजना, संपत्ति विकास परियोजना, वाणिज्यिक प्रकृति तथा अन्य परियोजनाएं जो नगर पालिका द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट की जाए सम्मिलित होगी। इसका मतलब कि ये जो नगर पालिका के बाजार है और नगर पालिका की जो बाजार विकास है, इसके अंतर्गत ये नगर पालिका निधि में से पैसे खर्च कर सकता है। तो यहां से ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ये 3 स्टार 4 स्टार लगा दीजिए इसको, ठीक है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइन देखिए, उपधारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट जो स्पेसिफाइड बता दिए गए लेखा शीर्ष राजस्व लेखा पूंजी तथा पूंजी लेखा में विभाजित किया जाएगा। अब देखो यहां पर एक बात आती है कि इस जो लेखा है उसको किसके अंतर्गत, राजस्व और लेखा पूंजी के अंतर्गत किया जाता है। तो देखो जैसे कैश बुक भरी जाती है और कैश बुक के अंतर्गत भी सब जगह यही है, ठीक है ना। कैश बुक के अंतर्गत भी क्या होती है, एक तो होती है राजस्व पूंजी, एक तो हो गई राजस्व पूंजी और एक होती है लेखा पूंजी। एक होती है राजस्व पूंजी और एक होती है लेखा पूंजी। अब राजस्व पूंजी क्या होती है, जो भी अस्थायी चीजें इनको तो इसके अंतर्गत रखा जाएगा, और कोई चीजें लेखा क्या है अपने जो पूंजीगत खाता है इसके अंतर्गत, लेखा के अंतर्गत पूंजीगत खाते के अंतर्गत क्या चीजें रखी जाएगी, जो स्थायी चीजें होगी। यदि कोई भी स्थायी चीज ऐसी सामग्री है जो काफी लंबे टाइम तक चलती है, उसको तो स्थायी सामग्री कहा जाता है। जैसे अपने किसी भी अस्थायी काम के लिए कोई डीजल है, पेट्रोल है, इनकी आवश्यकता है, तो ये हमेशा खर्च होने वाले हैं, तो ये तो राजस्व के अंतर्गत खर्च होंगे। और जो पूंजी के अंतर्गत कोई इसमें बड़ा काम हो रहा है, कोई भवन निर्माण हो रहा है, कोई ऐसा भवन बन चुका है, तो वो एक स्थायी संपत्ति हो गई, या कोई बड़ी अपने कोई फर्नीचर खरीदा है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, पूंजी लेखा के अंतर्गत आता है। ये विभाजित किया जाएगा। तो यहां से भी क्वेश्चन थोड़ा सा बन सकता है। ये क्या करेगी, इसको राजस्व लेखा और पूंजी लेखा के अंतर्गत विभाजित करेगी। इसके अलावा
प्राप्तियों और व्ययों जो भी इनपुट हो रहा है, आउटपुट हो रहा है, समस्त मदों को में राजस्व लेखा और यथास्थिति पूंजी लेखा में अधीन समुचित रूप से रखा जाएगा। तो इनको सबको पूरा क्लियरिफाई करना पड़ता है। ये तो सभी जगह ही इसी प्रकार का सिस्टम होता है। फिर आता है नगर पालिका जो निधि आ गई है, जो 79 में नगर पालिका निधि आ गई। अब इस नगर पालिका निधि का उपयोग करना है। तो देखो सीधी सी बात तो यही है कि नगर पालिका निधि का उपयोग किस प्रकार से करना है, जो नगर पालिका के अंतर्गत अधिनियम बना हुआ है, नगर पालिका अधिनियम के अनुसार करना है। बस सीधी सी बात क्या है, नगर पालिका अधिनियम के अनुसार करना है। जो नियम अनुमान नियम बने हुए उसी के अकॉर्डिंग इस पैसे को खर्च किया जाएगा। ठीक ना, यही है। तत्समय पर्वत किसी अन्य विधि नगर पालिका निधि के सदय राशि या सदाय किया जाएगा, मतलब उसको खर्च करने का ये प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया। तो ये मोटे मोटे तौर पर इसके अंतर्गत बातें हुई है। अब इसको यदि अपन शॉर्ट और समराइज करने का प्रयास करें, फिर जो नगर पालिका की निधि में से तब तक संदाय नहीं किया जाना चाहिए जब तक बजट अनुदान में समाविष्ट नहीं हो जाए। ठीक ना, ये भी खर्च तब होंगे जब बजट अनुदान के अंतर्गत ये चीजें समाविष्ट हो जाएगी। तो ये पूरी चीजें पढ़ने के बाद में अपन यदि इसकी समराइज चर्चा देखें, आज इतना ही, क्योंकि क्लास को ज़्यादा लंबी भी नहीं करनी है, अपन को छोटे छोटे सेगमेंट के अंतर्गत अभी हो जाएगा अपने आप, है ना। आप उसकी बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, काम को आप तो साथ के साथ में करते जाइए। अब देखो नेक्स्ट अध्याय जो 5 दिया हुआ है, अध्याय 5 के अंतर्गत सबसे पहली चीज़ तो क्या आती है कि क्या चीज़ दी हुई है। तो इसके अंतर्गत क्या दिया हुआ है, नगर पालिका वित्त। देखो अपन कितनी 5 मिनट के अंतर्गत रिवीजन करेंगे। नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि की बात लिखी हुई है, वह निधि की बात लिखी हुई है। ये कहां से कहां तक है, 76 से लेकर के 89 तक दिए हुए हैं। 76 से लेकर के 89 तक दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि की बात की गई है। अब बात आती है 76 के अंतर्गत क्या दिया हुआ, राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन दिया हुआ है। इतना ही लिखना आपको, राज्य आपको शॉर्ट नोट्स में इतना ही लिखना है। ये क्या करेगा, ये अपने जो जितने भी राज्य सरकार के द्वारा जो एकत्रित किए गए वो नगर पालिका और राज्य सरकार में क्या होगा, नगर पालिका और राज्य सरकार में बंटवारा होगा। नगर पालिका और राज्य सरकार में क्या हो जाएगा, बंटवारा। एक तो मुख्य बात यहां पर यह आती है। एक इसके अलावा अब यदि राज्य वित्त आयोग क्या करता है, राज्य वित्त आयोग ये अपने जितने भी अपने हिस्से नगर पालिका में बंटवारा कर ही दिया। इसके अलावा अपनी जो राज्य वित्त आयोग क्या कर सकता है कि जो राज्य के पास संचित निधि है, संचित निधि से भी क्या कर सकता है, ये अनुदान दे सकता है। संचित निधि से भी अनुदान दे सकता है। ये नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के सुझाव भी दे सकता है कि भाई आप वित्तीय स्थिति को ऐसे सुधारिए, सुधारने के सुझाव भी दे सकता है। इसके अलावा ये क्या करेगा, ये जितने भी योजनाएं वगैरह सिफारिशें करेगा, ये कहाँ जाएगी, राज्यपाल किसको भेजेगा, आगे विधानमंडल को देगा। ठीक है ना, विधानमंडल को देगा। ये तो हुई राज्य वित्त आयोग की, या राज्य वित्त आयोग को राज्यपाल चाहे तो और भी कोई काम दे सकता है। ये तो 76 के अंतर्गत दिया है। 77 क्या कहती है, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन। अब वित्त आयोग ने जो सिफारिशें भेज दी है, अब ये राज्य वित्त आयोग किस प्रकार से, जो राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें हैं, ये सरकार कैसे लागू करेगी, ये सरकार की बात है यहाँ पर। ठीक ना, सरकार किस प्रकार से इसको करेगी। तो राज्य कर में नगर पालिकाओं को हिस्सा दिया जाएगा। जो राज्य का कैसे करेगी, राज्य जो कर इकट्ठा करती है उसमें क्या करेगी, ये अपने हिस्सा देगी नगर पालिकाओं को। हिस्सा किसको देगी, राज्य सरकार किसको देगी, नगर पालिकाओं को देगी, है ना, नगर पालिकाओं को देगी, नगर पालिकाओं को देगी। एक इसके अंतर्गत वही वापस से वैसे बातें आ रही है क्रियान्वयन के लिए, ये इनको क्या दे सकती है, अनुदान दे सकती है। और जो वित्तीय स्थिति सुधारने के सुझाव दिए थे, तो ये वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कुछ कदम भी उठाए जा सकते हैं ना, वहां तो सुझाव दिए थे और ये यहाँ क्या क्रियान्वयन में क्या हो जाएंगे, कदम उठाएंगे। ये बातें यहाँ पर आती है। फिर आती है नगर पालिका की राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग 77 के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन कर दिया। अब राज्य सरकार कैसे वित्तीय सहायता करती है, तो राज्य सरकार क्या करती है, वही वापस से वित्तीय सहायता के अंतर्गत क्या कर सकती है, अनुदान दे सकती है। क्या कर सकती है, अनुदान दे सकती है। और उन अनुदान के लिए सरकार चाहे तो उसको निर्देश दे सकती है कि आपको कैसे खर्च करना है, और उनको उस अपने हिसाब से खर्च करे, उसके हिसाब से भी सरकार खर्च कर सकती है। अब जो ये नगर पालिका जो वार्षिक योजना भेजती है, हर डिपार्टमेंट की होती है, वार्षिक योजना होती है। अब इस वार्षिक योजना के अनुसार ही उसको कुछ अनुदान वगैरह दे सकती है। ये इसके अंतर्गत दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ 79 के अंतर्गत क्या दिया हुआ, नगर पालिका की
निधि दी हुई है। अब नगर पालिका की निधि, जितने भी इसके अंतर्गत नगर पालिका के अंतर्गत जो पैसा आता है वो सब कहाँ जाएगा, इसके अंतर्गत नगर पालिका निधि के अंतर्गत जाएगा। और नगर पालिका निधि क्या करेगी, नगर पालिका निधि क्या करेगी, इन जो इसको एक तो इसका आउटपुट आय कितनी है ये देखेगी और उसका व्यय कितना है। इसके अलावा ये इसके अपने आय और व्यय तो आ ही गया, ये तो इसका करेगी लेखा शीर्ष मतलब उसका रिकॉर्ड रखेगी। इसके अलावा ये रिकॉर्ड रखने के अलावा ये क्या करेगी, इसमें दो प्रकार के खाते होंगे, एक तो राजस्व खाता और एक पूंजीगत खाता हो जाएगा। राजस्व खाते के तहत तो क्या होगा, अस्थायी संपत्तियों का ध्यान रखेगी और पूंजीगत खाते के अंतर्गत स्थायी संपत्तियों का भी ये ध्यान रखने का काम करेगी। नगर पालिका निधि का उपयोग की बात आती है तो सीधा सीधा ये नगर पालिका के जो नियम है, जो उपनियम है इसी के अनुसार इसका उपयोग किया जाएगा। तो ये इसके अंतर्गत मुख्य मुख्य चीजें आती है। तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, अपन सब काम को अच्छे से और बिल्कुल तरीके के द्वारा काम करेंगे। थैंक्स ए लॉट।